मित्रों नमस्कार। जतन इन होम एकेडमी में आज आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु मुगल वंश पढ़ेंगे। साथियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण कालखंड है। दो मुस्लिम शाखाओं ने मुख्य रूप से मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर राज किया। पहला था तुर्की शासकों के द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत, जिसका अध्याय हम कर चुके हैं। आप उससे संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कालखंड है मंगोल से आए हुए मुगल, जिन्होंने 1526 से लगभग 1857 ईस्वी तक भारत पर राज किया। इस संपूर्ण कालखंड के संबंध में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधित बिंदु पर हमने रीट स्पेशल वीडियो 2 पार्ट में बनाया हुआ है। उसमें भी आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। तो अगर आपको और अधिक मुगल काल के बारे में देखना है, समझना है, तो आप रीट लेवल 2 SST प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मित्रों, आज हमारा जो बिंदु है मुगल काल, उसमें हम राजनीतिक दृष्टि से इस पर प्रकाश डालेंगे। तो बिना समय गवाएं हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो अवधारणा है वो ये है कि इस वंश की स्थापना बाबर ने की, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। संपूर्ण मुगल काल का कालक्रम 1526 से 1707 तक सुदृढ़ रूप से माना जाता है और फिर उत्तरोत्तर मुगल शासकों ने 1857 तक राज किया। मित्रों, यह वो कालखंड है जिसमें मुगल काल सुदृढ़ रूप से रहता है। योग्य मुगल शासक शासन करते हैं, जबकि 1707 के पश्चात 1857 तक उत्तर मुगल कालीन शासक प्रमुख केंद्रीय सत्ता तो रहते हैं, किंतु उनमें पतनोन्मुखी लक्षण स्पष्टतया हमें प्राप्त होते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से पहला जो प्रश्न हमारे लिए बनता है वो ये है कि इस वंश की स्थापना किसने की, तो उसका नाम है बाबर। मित्रों, मुगलों के राजत्व की अवधारणा, राज करने की जो संकल्पना है वो तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित थी। क्यों थी? क्योंकि इसके संस्थापक बाबर का संबंध न केवल तुर्कों से था अपितु मंगोलों से भी था। मुगल शासकों ने खुद को बादशाह और खलीफा भी घोषित किया। हम ये डिफरेंस पाते हैं मुगल और दिल्ली सल्तनत के शासकों में कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने स्वयं को कभी भी खलीफा घोषित नहीं किया, जबकि मुगल काल के शासकों ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। खलीफा कौन होता था? खलीफा एक्चुअली मुस्लिम शासन का धार्मिक और राजनीतिक प्रधान था। अब जो ये बादशाह है वो एक्चुअली पादशाह का ही रूपांतरण है और इसकी उपाधि बाबर ने 1507 में धारण की थी। और पादशाह का शाब्दिक अर्थ है जिसे पद से वंचित नहीं किया जा सके। इस उपाधि को धारण करने के पीछे बाबर अपने आप को सर्वेसर्वा साबित करना चाहता था। मूल अवधारणाओं से आगे बढ़ते हुए हम मुगल काल के पहले शासक को पढ़ते हैं, जिसका नाम था बाबर और जिसने 1526 से 1530 तक राज किया था। तुर्किस्तान के फरगना नामक स्थान पर बाबर का जन्म, पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बन गया था, क्योंकि 1494 11 वर्ष बाद ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, या जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, तुर्की भाषा में लिखी। मित्रों, प्रश्न ही यही पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो उत्तर है तुर्की भाषा। हम अधिकांशतया इसे फारसी भाषा समझकर गलत कर देते हैं। आंसर होगा तुर्की। आगे अगर हम बढ़ें तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। मित्रों, हमें भली भांति पता है मुस्लिम शासक और विद्वान और जनता, इनकी जानी पहचानी भाषा तत्कालीन समय में फारसी हुआ करती थी। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था। हमारे लिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने भारत में सर्वप्रथम 1519 में बाजोर और भेरा ये 2 किलों पर आक्रमण किया
और विजय हासिल की। तो मित्रों, सफल आक्रमण पहला बाजोर और बेहरा के दुर्ग पर माना जाता है बाबर के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य जिसके कारण इस मुगल वंश की स्थापना हुई वो था पानीपत का पहला युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में, दिल्ली के निकट हरियाणा में पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को बाबर और तत्कालीन दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी, उस समय लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी राज कर रहा था, उसके मध्य ये युद्ध होता है और इसमें बाबर को निर्णायक विजय प्राप्त होती है। और इसी युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाता है बाबर का, और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल वंश की स्थापना होती है। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में तुलुगमा पद्धति को अपनाया। युद्ध की एक पद्धति थी तुलुगमा, उस पद्धति से उसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और यह पद्धति उसने मंगोलों से सीखी थी। मित्रों, इसके अंतर्गत तोपों को इस प्रकार सजाया जाता है कि शत्रु को पीछे से घेर लिया जाता है। इसके ज्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ यह तोपों को सजाने की एक विधि है। 17 मार्च 1527 यह महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि यह राजस्थान से संबंधित। इस दिनांक को ही बाबर ने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। मित्रों, इसी खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। मित्रों, अगर आपको राजपूत और मुगल संबंधों के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, राजपूत मुगल संबंध अगर आपको पढ़ने हैं, तो आप राजपूत मुगल संबंधों पर हमारा बनाया हुआ विशेष वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। विस्तृत रूप से जिन जिन मुगल शासकों का संबंध राजस्थान के शासकों से रहा है, जैसे महाराणा प्रताप से अकबर का, शेरशाह सूरी का राव मालदेव से, हुमायूं का कर्मावती से, बाबर का राणा सांगा से, और जितने भी मुगल शासकों से हल्का फुल्का भी अगर कोई नाता रिश्ता किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा अगर रहा है, तो आपको हमारे उस वीडियो में उससे संबंधित तथ्य मिलेंगे। काफी अच्छा वीडियो है, आप उसको देखिएगा जरूर। बाबर के संबंध में अगला तथ्य है कि सन 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को भी बाबर ने परास्त किया, लेकिन अपनी जीत का स्वाद अपने जीवन काल में अधिकाधिक बाबर प्राप्त नहीं कर सका और 1530 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु उसकी अंतिम इच्छा अनुसार उसे अफगानिस्तान में काबुल के बाग में दफनाया जाता है। मित्रों, एक तथ्य और है कि बाबर ने तोपखाने का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। अभी अभी हमने देखा है कि तुलुगमा पद्धति उसने मंगोलों से सीखी थी, जबकि तोपखाने का प्रयोग उसने ईरानियों से सीखा था। मित्रों, बाबर ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। यह तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बारूद का प्रयोग, तोपखाने का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही भारत में किया था। मित्रों, बाबर ने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद बनाई, जिसमें साथ ही उसने काबुल में एक बाग ए बाबर भी बनवाया। बाग ए बाबर में बाबर का मकबरा है, जहां पर उसे दफनाया गया था। इसके अलावा पानीपत में उसने काबुली बाग मस्जिद बनवाई और इसी में मुगल बादशाह बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में विजय के उपलक्ष्य में यह मस्जिद बनवाई थी। बाबर को वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक पद्य शैली जिसे मुबैयान शैली कहा जाता है, उसका जन्मदाता माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाबर को किस शैली का जन्मदाता माना जाता है। दो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि बेहजाद नामक चित्रकार का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किया है। हो सकता है कि परीक्षक थोड़ा गहराई में चला जाए। चित्रकारों की दृष्टि से मुगल काल महत्वपूर्ण है, इसलिए बाबर के समकालीन अगर चित्रकार का नाम पूछे तो वो है बेहजाद। इसके अलावा भारतीय दृष्टिकोण से, वर्तमान इतिहास के दृष्टिकोण से बाबरी मस्जिद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मित्रों, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। ये तथ्य तो आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद कहां पर स्थित थी? अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला शासक देखते हैं, वो है हुमायूं। मित्रों, हुमायूं का जीवन काल कुछ संघर्षपूर्ण ज्यादा रहा। इसका मुगल शासक के रूप में अगर हम कालक्रम देखें तो वो 1530 से 40 ईस्वी तक पहला और उसके पश्चात 1555 से 1556 ईस्वी तक दूसरा। मित्रों, इस बीच में हमें सूरी वंश के एक शासक
शेरशाह सूरी का शासन देखने को मिलता है। अगले कुछ तथ्यों में इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे। बाबर की मृत्यु के पश्चात नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 में आगरा में 30 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठता है। मित्रों, हुमायूं का कालिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। 26 जून 1539, ये याद रखेंगे कि 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां नामक व्यक्ति के हाथों हुमायूं की पराजय होती है और इस युद्ध के बाद शेर खान ने अपने आप को शेरशाह की उपाधि से नवाजा। ठीक एक वर्ष बाद 1540 में कन्नौज, जो कि बिलग्राम का युद्ध भी कहलाता है, उसमें हुमायूं अफगान शासक शेरशाह सूरी के द्वारा अंतिम रूप से पराजित हो जाता है। मित्रों, बिलग्राम के युद्ध में विजय के पश्चात दिल्ली पर शेरशाह सूरी का शासन होता है और हुमायूं को 15 वर्ष तक निष्कासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार हुमायूं के द्वारा कर लिया जाता है, जब सूरी वंश के कमजोर शासक दिल्ली पर उस समय होते हैं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण तथ्य, मित्रों 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी, जो कि आज वर्तमान में पुराने किले के नाम से जाना जाता है। हुमायूं द्वारा दिल्ली में 2 मस्जिदों में, जैसे एक तो आगरा में और एक फतेहाबाद में, 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। मित्रों, 2 महानतम कलाकार जो चित्रकला से संबंधित थे वो हुमायूं के शासनकाल में हमें देखने को मिलते हैं। उसका नाम है मीर सैयद अली और दूसरे का नाम है ख्वाजा अब्दुल समद। इन दोनों को लेकर अधिकाधिक बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि फारस के किन 2 महान चित्रकारों की सेवाएं किस मुगल शासक को मिली थी। तो हमारा आंसर होगा मुगल शासक हुमायूं को फारस के 2 महानतम कलाकारों मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद की सेवाएं मिली। मुगल काल की प्रमुख चित्रकला संबंधी जो कृतियां हैं वो हैं हमजानामा, रज़्मनामा, खमसा, तारीख-ए-अल्फी और अकबरनामा। मित्रों, हमजानामा एक महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए याद रखने योग्य है। यह मुगल काल की पहली चित्रित पुस्तक है और हुमायूं ने इस पुस्तक को चित्रित रूप से बनाने का कार्य मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा था। इसकी शुरुआत यद्यपि हुमायूं ने करवाई, किंतु इसे कालांतर में अगले मुगल शासक अकबर ने पूर्णता प्रदान की। अबुल फजल ने आईने अकबरी में प्रमुख चित्रकारों के नाम जैसे दसवंत, बसावन, केशव, मुकुंद, फारूक, मिश्किन, हरिवंश और राम इत्यादि के नाम हमें बताए हैं। दसवंत के चित्र रज़्मनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। खानदान तैमूरिया और तूतीनामा दसवंत की ही कृतियां हैं। रज़्मनामा एक ऐसी चित्रित पुस्तक है जो कि मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। मिर्जा हैदर दोगलत द्वारा फारसी भाषा में लिखी हुई पुस्तक तारीख-ए-रशीदी से हुमायूं के काल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। पुस्तक में हमें हुमायूं और बाबर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जोहर आफ्ताबची द्वारा रचित तज़किरात उल वाक़ियात में हुमायूं के जीवन के बारे में भी सूचना मिलती है। इसके अलावा दिल्ली में हुमायूं ने मदरसा-ए-बेगम विद्यालय भी खुलवाया। दुख की बात है कि 1556 में दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने से ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मुगल काल के बीच में 15 वर्ष राज करने वाले सूरी शासक शेरशाह के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने 1540 से 1545 ईस्वी तक भारत पर राज किया। मित्रों, इनका प्रारंभिक नाम फरीद खान हमें प्राप्त होता है, किंतु फरीद खां को शेर खां की उपाधि एक शेर को तलवार के सिर्फ एक वार से मारने पर ही मोहम्मद शाह नूहानी ने दी थी। तो हमारे लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो हमारा जवाब होगा मोहम्मद शाह नूहानी। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना करने का श्रेय हम शेरशाह सूरी को देते हैं। 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, राजस्थान के मारवाड़ के शासक राव मालदेव के विरुद्ध बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त की और इस कठिनाई का अंदाजा हमें उसके द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद कहे गए एक कथन से मिलता है, जिसमें वह कहता है कि यार मैं तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए
हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। हमें भली भांति पता है कि इसी युद्ध में मालदेव के महत्वपूर्ण और वीर योद्धा जेता और कुंपा ने शौर्य पूर्वक लड़ते हुए अपनी जान दे दी। मुगल काल में शेरशाह द्वारा चलाया गया रुपया, जो कि एक चांदी का सिक्का था, एक मानक सिक्के के रूप में स्थापित हुआ, जिसका वजन 175 ग्रेन था, 175 ग्रेन। शेरशाह ने पुराने किले की निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने। इसी पुराने किले में किला एक कुन्हा नामक मस्जिद बनवाई। इस किला एक कुन्हा मस्जिद की व्याख्या को अगर हम देखें तो यह इस मस्जिद के दक्षिण में 2 मंजिला अष्टकोण भवन लाल पत्थर से बनवाया और हुमायूं ने इसे पुस्तकालय का रूप दिया। शेरशाह सूरी ने पुराने किले के चारों ओर शेरगढ़ शहर बसाया और दिल्ली पर विजय के पश्चात शेरशाह सूरी ने इसमें एक द्वार शेरशाह दरवाजे के नाम से बनवाया। लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे हम लाल दरवाजा भी कहते हैं। इसके अलावा एक और दरवाजे का निर्माण शेरशाह के द्वारा शेरगढ़ में करवाया गया, जिसका नाम है खूनी दरवाजा। शेरशाह सूरी ने स्वयं का मकबरा सासाराम बिहार में बनवाया। यह मकबरा भारतीय अफगान वास्तुशिल्प का एक भव्य नमूना है। इसे हिंदू और ईरानी शैली का पहला समन्वयक मकबरा भी माना जाता है। याद रखेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, और सासाराम कहां पर है? बिहार। मित्रों, शेरशाह ने बिहार में ही 1545 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया और अफगान शैली में इस मस्जिद को निर्मित करने के कारण इसे शेरशाही मस्जिद भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया, अर्थात इसे आज भी हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। सड़क ए आजम के नाम से लोकप्रिय जीटी रोड मुख्य रूप से सोनार गांव, जो कि पूर्वी बंगाल में है, वहां से प्रारंभ होकर अटक, जो कि सिंधु नदी पर पंजाब में स्थित है, वहां पर जाकर समाप्त होती है। इस सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाने का श्रेय हम शेरशाह सूरी को देते हैं। हालांकि शेरशाह ने अन्य कई सड़कों का निर्माण करवाया, इसीलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना के विकास में शेरशाह को मुख्य रूप से योगदानकर्ता मानते हैं। मित्रों, अब्बास खान शेरवानी या सरवानी द्वारा लिखित ग्रंथ तारीख शेरशाही में शेरशाह के द्वारा किए गए शासन प्रबंध की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा शेरशाह के ही शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत हमें मिलता है। मित्रों, यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला हिंदी ग्रंथ का दर्जा पद्मावत को प्राप्त है। इसके अलावा हसन अली खान ने तारीख-ए-दौलत-ए-शेरशाही की रचना की, जिसमें शेरशाह के व्यक्तित्व और जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। शेरशाह के समय में स्थानीय करों को आबवाब भी कहा गया है। एक अन्य संज्ञा का हमें परिचय मिलता है जिसे हम कहते हैं आबवाब। किसे कहते थे? स्थानीय करों को। शेरशाह ने भूमि नापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सान की या सन की दंडी प्रयोग में ली। तो सन की दंडी और 32 अंक वाला सिकंदरी गज, इन दोनों का प्रयोग करता हमें शेरशाह मिलता है। शेरशाह ने ही पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था और 1545 में कालिंजर अभियान के समय शेरशाह की उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाने के दौरान मृत्यु हो जाती है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शेरशाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई और किस हथियार को चलाते समय हुई। तो दोनों तथ्य हमारे इस कथन में आपको मिलेंगे, कालिंजर अभियान और उक्का हथियार। महत्वपूर्ण मुगल शासक जिसके कारण मुगल काल इतिहास में प्रसिद्ध है, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से, अर्थात अनेकानेक दृष्टिकोण से अकबर का शासन इतिहास में याद किया जाता है। अविस्मरणीय दर्जा उसे प्राप्त है। 1556 से 1605 तक इनका शासन रहता है। मित्रों, 15 अक्टूबर 1542 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के घर में अकबर का जन्म होता है। हुमायूं के निर्वासन के समय अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी। युवराज अकबर का संरक्षक तुर्क सेनापति बैरम खां को बनाया गया था और बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा।
इन 4 वर्षों में अकबर अल्पायु होने के कारण बैरम खां के संरक्षण में शासन करता है। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को वकील नियुक्त किया और खाने खाना की उपाधि दी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ। अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। 1560 से 62 ईस्वी तक अकबर महामनगा के प्रभाव में रहा और इस काल को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस तथ्य को हम याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मित्रों, 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। यही नहीं, उसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया और 1564 जजिया कर पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये तथ्य, तीनों ही तथ्य एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों तथ्यों के माध्यम से उसने गैर मुस्लिम जनता का हृदय जीत लिया। अकबर ने जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था की भी स्थापना की। यह मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन के लिए मील का पत्थर साबित होती है। इसके अलावा 5 नवंबर 1556 को महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और तत्कालीन शासक हेमू के मध्य, जिसमें अकबर विजयी होता है। मित्रों, भारमल जो कि आमेर के राजपूत शासक थे, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक बने। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पहले राजपूत शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, उनका नाम भारमल हमें प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण अकबर का अभियान है 1568 का मेवाड़ के राणा उदय सिंह के खिलाफ, जिसमें उसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त। 21 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। मित्रों, मैंने आपको अभी पूर्व में बताया है कि राजपूत मुगल संबंधों के बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे मुगल राजपूत संबंध वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त होगा। यहाँ पर हम सिर्फ मुगल वंश के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को शामिल कर रहे हैं। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सहिष्णुता था और इसीलिए उसे सुलह एक कुल की नीति भी कहा गया। अकबर का राजत्व भी इसी सुलह कुल की नीति पर आधारित था और अकबर के समय ही इस राजत्व का भारतीयकरण हमें देखने को मिलता है। अकबर का राजत्व भी इसी सुलह, अकबर ने दीन ए इलाही महत्वपूर्ण संकल्पना है जिसे हम तौहीद ए इलाही भी कहते हैं, एक नया धार्मिक पंथ चलाया जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को, अच्छी संकल्पनाओं को समावेशित किया गया था। मित्रों, इसे प्रारंभ में तौहीद ए इलाही कहा जाता था। बदायूनी और अबुल फजल दोनों ही महत्वपूर्ण इतिहासकारों ने दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही कहा है। आईन अकबरी के अनुसार इस नए धर्म के 12 सिद्धांत तथा कुल अनुयायियों की संख्या 22 थी और इसमें महत्वपूर्ण याद रखने योग्य तथ्य है कि एकमात्र हिंदू व्यक्ति था जिसका नाम था बीरबल, जो कि अकबर का दरबारी भी था। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसे 1597 से 98 में पूर्ण किया गया। मुख्य रूप से यह पुस्तक 3 भागों में बटी हुई है। अकबरनामा पुस्तक का तीसरा भाग ही आईन अकबरी कहलाता है और इसकी रचना भी अबुल फजल ने ही की थी। इसमें हमें मुगल कालीन शासन प्रबंध का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। मुख्यतः अकबर कालीन जितनी भी विशेषताएं थी शासन की, वो हमें इस पुस्तक में प्राप्त होती है। ध्यान देने योग्य तथ्य है राजस्थान के होने के कारण कि अबुल फजल स्वयं भी नागौर के थे, इसीलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखफ उल तवारीख, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने अकबर की आलोचना की थी और इसीलिए इसके द्वारा रचित ग्रंथ भी हमारे लिए याद रखने योग्य है। अब्दुल कादिर बदायूनी, रचना इनकी है मुंतखफ उल तवारीख। इसमें बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। मित्रों, अब्दुल कादिर भी राजस्थान से ही संबंधित था। इनका जन्म टोंक जिले के टोडा रायसिंह में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अकबर ने ही हरि विजय सूरी को जगत गुरु की और जिन विजय सूरी को जगत प्रधान की उपाधि दी थी। निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया ग्रंथ तबकाते अकबरी भी अकबर कालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। अकबर के समय का सबसे जो अच्छा चित्रकार था उसका नाम था बसावन।
और इसकी प्रमुख कृति थी मजनू को दुबले पतले घोड़े पर निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ बसावन के द्वारा अपने चित्र में दिखाया गया है। अकबर के समय में जो प्रमुख संगीतज्ञ थे उनमें हमें तानसेन का नाम मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि तानसेन अकबर के नवरत्नों में एक था। अकबर ने ही तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से नवाजा था। इसके अलावा अन्य संगीतज्ञ बाज बहादुर, हरिदास, गोपाल, रामदास, मियाँलाल और मियाँ चांद प्रमुख थे। तानसेन के प्रमुख संगीत ग्रंथों में मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ की सारंग और दरबारी कान्हा हमें प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मुगल काल में कबीर, तुलसी, मीरा और सूरदास का भक्तिरस पूर्ण संगीत भी हमें चरम सीमा पर प्राप्त होता है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं थी, जबकि सूरसागर सूरदास की प्रमुख रचना थी। मुगल काल में ध्रुपद गायन शैली तथा वीणा वादन का ज्यादा प्रचार था। ध्रुपद समकक्ष दूसरी गायन शैली धमार का भी प्रचलन हमें इस काल में देखने को मिलता है। तौहीद ए इलाही में दीक्षित होने का एक संस्कार प्रचलित किया गया और इस संस्कार का विवरण हमें अबुल फजल स्वयं देते हैं। अकबर के द्वारा इलाही और मुहर नामक सोने के सिक्के चलाए गए जो कि सर्वाधिक प्रचलित थे। यहां तक कि जलाली नाम से अकबर ने चांदी के चौकोर सिक्के भी चलाए। मुद्रा के क्षेत्र में अकबर यही नहीं रुके, उन्होंने दाम नाम से तांबे का एक सिक्का भी चलाया जो कि रुपए के 40 विभाग के बराबर था। मित्रों, हमें अभी पता है कि रुपया शेरशाह के द्वारा चलाया गया एक सिक्का था। मुगल काल में सोने के सिक्के बनाने की 4 तथा चांदी के सिक्के बनाने की 14 टकसालें थी। टकसाले मतलब जो कि सिक्के, जहां पर सिक्के बनाए जाते थे। जीतल मुगलकालीन तांबे का एक छोटा सिक्का था। 1583 अर्थात 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत के नाम से शुरू किया। मित्रों, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हुमायूं की हाजी बेगम, जो कि उसकी पत्नी थी, विधवा थी, उसके द्वारा अकबर के काल में करवाया गया। यह लाल पत्थर से संगमरमर में निर्मित है। इसे हम ताजमहल का पूर्वगामी भी कह सकते हैं। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार मिर्जा गयास की देखरेख में हुआ। यह फारसी और स्वदेशी शैली का मिश्रण माना जाता है। इसे 1993 में 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। मित्रों, यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि चारबाग शैली का सर्वप्रथम प्रयोग हमें हुमायूं के मकबरे में ही मिलता है और यही एकमात्र मुगल काल का मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोग दफनाए गए हैं। आगरा का एक महत्वपूर्ण शहर फतेहपुर सीकरी, जिसे अकबर ने अपनी राजधानी बनाया। अकबर यहाँ लगभग 13 वर्षों तक रुका। गुजरात विजय के बाद में इसका नाम फतेहाबाद रखा, जिसे बाद में फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। गुजरात विजय के बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के दक्षिण में एक दरवाजा बुलंद दरवाजे के नाम से बनाया, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना गया है। इसकी ऊंचाई 176 फीट 176 फीट मानी गई है। 176 फीट। अकबर और उसके दरबारी 1585 में फतेहपुर सीकरी से लाहौर चले गए और अकबर ने अपनी राजधानी भी लाहौर में बसा ली। फतेहपुर सीकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था। अंग्रेज यात्री फिच 1585 में यहां पर आया और अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने काफी सारी वास्तुकला की दृष्टि से निर्माण करवाए, भवन बनवाए, जिनमें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जिनके आशीर्वाद से अकबर को सलीम अर्थात जहांगीर की प्राप्ति हुई थी पुत्र के रूप में, उनको आस्था के दृष्टिकोण से शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया। इसके अलावा जामा मस्जिद, शाही भवन भी बनवाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश में आगरा में यमुना के दाएं किनारे पर एक लाल किला बनवाया। यह किला मुगल बादशाह अकबर ने बादलगढ़ के अवशेषों पर बनवाया। मित्रों, इससे भी अधिक फैक्ट्स आपको मुगलकालीन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा के नाम से 2 वीडियो हैं और उसमें आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, कला के दृष्टिकोण से और ज्यादा फैक्ट देखने को मिलेंगे। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को
आगरा के लाल किले में 1666 में उसकी मृत्यु तक 8 वर्ष तक कैद रखा था। आगरा के लाल किले में ही शिवाजी औरंगजेब से दीवाने खास में मिले थे। साथियों, फतेहपुर सीकरी को 1986 में 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस फतेहपुर सीकरी को V.A. स्मिथ ने पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा है। इसमें स्थित जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल है, जबकि यहां पर स्थित तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का एक रत्न कहा है। यहाँ पर स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। अकबर ने शेरशाह की ही भू राजस्व नीति का अनुसरण किया और साथ ही साथ उसमें नवाचार भी किए। अंत में अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में 1580 में भू राजस्व की एक नई पद्धति आईन-ए-दहशाला की शुरुआत की। इसमें पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया। अकबर द्वारा गत 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर औसत पैदावार का 1/3 भूमि कर निर्धारित किया गया। दहसाला पद्धति में राजस्व निर्धारण की जब्ती, कनकूत, नस्क और बटाई पद्धतियां भी प्रचलित थी। अकबर ने भूमापन हेतु सर्वप्रथम शेरशाह द्वारा प्रचलित नापने की रस्सी को हटाकर जो सन की दंडियों से मिलकर बनी थी उसको हटाकर जरीब का प्रयोग किया। यह महत्वपूर्ण है कि सन की दंडी से बनी हुई मापने की रस्सी को हटाकर उसने जरीब का प्रयोग किया। जरीब बांस के डंडे होते थे जिन पर लोहे की कड़ियां लगी होती थी। मित्रों, इसमें क्या था कि सन की डंडी गीले और सूखे में अपनी लंबाई में, अपने आकार में परिवर्तन को प्राप्त कर लेती थी। इसलिए उसमें वास्तविकता को स्थापित करने के लिए ज्यादा अच्छे से, ज्यादा सही तरीके से भूमि मापन हेतु अकबर ने जरीब का प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजस्व सुधार है। अकबर ने सिकंदरी गज जो 39 अंगुल का था, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो शेरशाह द्वारा अपनाया गया था सिकंदरी गज 39 अंगुल का, उसके स्थान पर 41 अंगुल वाला इलाही गज का प्रयोग किया। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है भू राजस्व की दृष्टि से और हमारी परीक्षा की दृष्टि से। यहां तक कि उपज के आधार पर अकबर ने भूमि को 4 भागों में बांटा: पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज वो भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी, जबकि परती वो भूमि थी जिसमें 1 या 2 वर्ष छोड़कर खेती की जाती थी। चाचर वो भूमि जिसमें 3-4 वर्ष को छोड़कर खेती की जाती थी, जबकि बंजर वो भूमि थी जो कि खेती योग्य नहीं थी। इससे मुगल काल में भू राजस्व हेतु भूमि को योग्य पाने में, किस भूमि से भू राजस्व लिया जाना चाहिए, किस भूमि से राजस्व नहीं लिया जाना चाहिए, इसके निर्धारण में काफी सहायता प्राप्त हुई। पहली बार भित्ति चित्रकारी अकबर के समय में शुरू हुई। अकबर के नवरत्न में बीरबल, अबुल फजल, फेजी, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा इत्यादि शामिल थे। अकबर का राज कवि फेजी था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर को सिकंदरा जो कि आगरा में था वहां पर मुस्लिम रीति नीति से दफना दिया गया। तो आज हम मुगल काल के पार्ट प्रथम वाले वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जहांगीर से लेकर बाकी मुगल शासकों को हम पार्ट 2 के तहत दूसरे भाग के वीडियो में विचार विमर्श करेंगे। इससे आपको वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं मिलेगी और आपको आसानी से मुगल काल के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तब तक हम दूसरे भाग में अगले मुगल शासकों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, महत्वपूर्ण जो इस कार्य में है वो है संवाद। आप जब तक हमसे यथोचित संवाद कायम नहीं करेंगे तब तक आपकी और हमारी भावनाएं एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगी और विषय सामग्री को बहुत अधिक सुंदर बनाने में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन इतना ही है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपनी भावनाओं को पहुंचाइए। आपको जो कमी लगे
आपको जो अच्छा ही लगे, आपको कोई सवाल पूछना हो वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाइए, ताकि हमारी टीम उस पर वर्क कर सके और आपको और ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर सके। मित्रों, अगर आज भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने स्थित बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक इंस्टेंटली पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में अधिकाधिक शेयर कीजिए। जतन इन होम एकेडमी आपका वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।